आएगा। अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखा तो इस बात का तो मतलब ये हुआ कि अपने खुद की ईएमपी नाम की टेबल, इसके पास नहीं है ईएमपी नाम की टेबल, ये तो एरर है। लेकिन हाँ ऐसे देख सकता है स्कॉट की पूरी ईएमपी टेबल, पूरी ईएमपी टेबल स्कॉट की एक्सेस हो रही है, इसको अब ये देख सकता है स्कॉट की ईएमपी टेबल को। जी सर, खाली ईएमपी लिख सकते हैं, अपनी खुद की टेबल है तो खाली ईएमपी लिख सकते हैं। अगर स्कॉट किसी दूसरे की टेबल पे दे नहीं सकता तो अगर स्कॉट की टेबल है खुद, अगर कोई यूजर खुद, अगर ये टेबल डीबीए की खुद की होती तो उसको sys.dba या me.dba नहीं लिखना था, वो टेबल का नाम बस सीधा लिख देना था, बात बन जाती। अब एक बहुत बढ़िया सा केस, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं 2 स्क्रीन बनाता हूं यहां पे, एक और मैं स्क्रीन खोल रहा हूं यहां पे, और ये मैं काम करता हूं छोटा सा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपने एक चीज पढ़ी है कभी आरडीबीएमएस में या कहीं पे भी एक चीज पढ़ी होगी आपने, डेडलॉक। हाँ 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 हाँ, आवाज हाँ हाँ वाली। अच्छा क्या होता क्या है भाई डेडलॉक? अच्छा तुम बता दो, मैं दिखा देता हूं आज तुम्हें डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक बताओ क्या होता क्या है डेडलॉक? जब 2 प्रोसेस, नहीं रहने तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं पता है सर हमें। देखो ध्यान से, यहां पे जो यूजर है, शो यूजर करके हम देख सकते हैं किस यूजर से आप लॉगिन है। ये है आपका यूजर स्कॉट और ये है आपका यूजर हेलो। 2 यूजर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने एक केस आने वाला है, छोटा सा क्वेश्चन भी आपने एक देखना पड़ेगा और जो दिमाग में आए वो क्वेश्चन पूछना भी पड़ेगा। दोनों के दोनों यूजर के पास में, हेलो यूजर और स्कॉट यूजर, दोनों के पास में ईएमपी टेबल को एक्सेस करने की परमिशन है। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों, ये मैं कंपनी का एक इन्वायरमेंट आपके सामने रख रहा हूं, जैसा काम होता है और ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इनका सॉल्यूशन और एक्सेल 11G कैसे निकालता है वो सारी चीजें। इन्वायरमेंट समझो, सर्वर रखा हुआ है सर्वर रूम में, हेलो यूजर इस मशीन पे बैठा है, स्कॉट यूजर इस मशीन पे बैठा हुआ है। यहां क्या देख रहे हो? है मशीन, एज्यूम करना है बस खाली, 2 मशीन है, एक हेलो यूजर एक मशीन पे बैठा है, स्कॉट यूजर एक मशीन पे बैठा हुआ है। अब दोनों यूजर ईएमपी टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि परमिशन है, प्रिविलेजेस हैं। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखें, पहले मैं इसके पास आ जाता हूं, हेलो यूजर के पास, और मैं कमांड चला के देखता हूं, ई नेम सैलरी जॉब फ्रॉम scott.emp, स्कॉट की ईएमपी टेबल को ये देख रहा है, इसको दिखाई दे रही है सारी चीजें, और यही काम ये भी कर रहा है, ये भी देख रहा है, ई नेम सैलरी जॉब फ्रॉम, इसकी तो खुद की टेबल है इसलिए इसको तो scott.emp लिखने की जरूरत है नहीं, इसको भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया, आपको सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जो रिकॉर्ड उसको दिख रहे हैं उसको दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। दोनों यूजर के पास में टेबल पे इंसर्ट अपडेट डिलीट के प्रिविलेजेस हैं, इसलिए कर भी सकते हैं दोनों। अब मैं काम करता हूं छोटा सा एक पंगा, अपडेट कमांड होती है किसी भी टेबल के अंदर के डेटा को चेंज करने के लिए। मेरी बात समझ गए? ओके, अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इज इक्वल टू 4000 वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ। सबसे ऊपर जो एक बंदा है स्मिथ, उसकी सैलरी आपने 4000 कर दी। इस यूजर ने स्कॉट यूजर ने खुद से, जो इस टेबल का ओनर है, हालांकि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि टेबल का ओनर कौन है, क्योंकि हेलो के पास भी सेम प्रिविलेज है इस टेबल पे जो स्कॉट के पास है, तो बनाई किसने उससे वास्तव में फर्क नहीं पड़ रहा है। जो स्कॉट यूजर है वो भी इसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकता है, जो हेलो यूजर है वो भी कर सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने स्कॉट यूजर ने, मतलब एक यूजर ने उसकी सैलरी 4000 कर दी। अब अगर वो यूजर इसकी सैलरी देखता है, इसको तो जितनी बार भी करोगे इसको सैलरी 4000 दिख रही है, लेकिन अगर ये यूजर सैलरी देखता है, इसी बीच में उसने एक ही टेबल है, उसने 4000 कर दिए, लेकिन उसको उसकी सैलरी 800 ही रुपए दिखाई दे रही है, डाटा चेंज हुआ ही नहीं, उसके लिए हो गया, उसको 4000 दिखनी शुरू हो गई और इसको 800 रुपए। कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सर दोनों यूजर के अपने अलग अलग सेशन हैं, और जब तक वो यूजर उस चेंज को करके कमिट नहीं कर देता, जब तक ये चेंजेस डाटाबेस में सेव नहीं हो जाते, अभी तो ये जो इसको 4000 सैलरी दिख रहे हैं ना, ये इसको अपने सिस्टम की रैम से डाटा एक्सेस हो रहा है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस के अंदर, सारे के सारे काम आपका सर्वर की रैम ही थोड़ा ही ना करेगी, ये अपने सेशन से एक्सेस कर रहा है उसको। इसके सेशन में सैलरी 4000 हो चुकी है, लेकिन दूसरे यूजर के सेशन में तो 800 ही रुपए है,
वो तो चेंज नहीं हुआ, उसको 800 दिखती रहेगी, उसको ये हमेशा 800 दिखती रहेगी जब तक वो उसको कमिट नहीं कर देता। 800 दिख रही है, इसको 4000 दिख रही है। अब अगर ये यूजर कर देगा कमिट, कमिट कमांड इज यूज्ड इन ओरेकल एसक्यूएल फॉर सेव, डाटा को सेव करने के लिए कमिट कमांड होती है। एंटर प्रेस कर दिया, अब इसने सेव कर दिया। इसको तो पहले भी 4000 दिख रही थी, अब भी 4000 दिख रही थी, क्योंकि जब इसने कमिट किया तो कमिट करते ही क्या हुआ, इस टेबल का जो टेबल स्पेस है सर्वर पे जो बना हुआ है, जो मैंने अभी अभी क्रिएट करके आपको दिखाया एक टेबल स्पेस, उसमें जाके इंफॉर्मेशन परमानेंटली सेव हो गई है। और अब जब भी कोई यूजर वहां से डाटा को एक्सेस करेगा, अब उसको भी डेटा, इसको तो 4000 सैलरी दिख ही रही है, अब इसको भी जो सैलरी है आपकी वो 4000 दिखनी शुरू हो गई। ये तो नॉर्मल केस है, आपने देख लिया। उसको वो चेंजेस कब इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जब वो चेंजेस को सेव कर देता है। अब दूसरा पंगा, मैंने फिर से एक चेंज कर दिया और स्मिथ को ही पकड़ लिया। आज मैंने स्मिथ की सैलरी कर दी 5000, स्मिथ की सैलरी मैंने कर दी 5000, और इस यूजर को स्मिथ की सैलरी दिखनी शुरू हो गई है। इसको 5000 दिख रही है, लेकिन इसको कितनी दिखेगी, इसको तो अभी 4000 दिखती रहेगी, इसको तो अभी 4000 ही दिखती रहेगी। अच्छा, इसने क्या किया, इसने भी कुछ किया, इसने भी चेंज करा। अपडेट scott.emp set सैलरी इज इक्वल टू 6000, वेयर ename इज इक्वल टू स्मिथ। अब क्या होगा, उसने स्मिथ की सैलरी चेंज कर रखी है और उसने सैलरी कर दी है 5000, 5000 दिख भी रही है। उसी यूजर की इस टेबल पे ये यूजर कमांड चला रहा है, स्मिथ की सैलरी 6000 करना चाह रहा है। इसको कितनी दिखेगी, इसको कितनी दिखेगी, और फिर जब कमिट होगा तो किसका कमिट होगा, ये ब्लू वाला भाई साहब, ये बिल्लू भाई साहब है हमारे, ये लालू प्रसाद यादव, ये दो यूजर हो गए हैं। एक ने सैलरी 5000 कर रखी है, एक ने सेव नहीं किया, कमिट नहीं किया हुआ है। वो बंदा उसी सैलरी को 6000 करना चाह रहा है, उसी बंदे की सैलरी को ये 6000 करना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर ये सैलरी 6000 हो जाती है तो कमिट कमांड जब चलाई जाएगी तो कौन सा चेंज कमिट होगा, कोई भी चलाए, लास्ट कमिट होगा। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं यहां पे ये लिखता, एक बात पे ध्यान देना छोटी सी, अगर मैं यहां लिखता वेयर ename इज इक्वल टू स्मिथ, नहीं मैं लिखूं ename इज इक्वल टू 5000, मैं ename इज इक्वल टू स्मिथ नहीं लिखता, मैं लिखता हूं ename इज इक्वल टू 5000, वो सैलरी 5000 कर चुका है, तो क्या होगी, अगर मैं सैलरी इज इक्वल टू 5000 करता हूं जबकि वो बंदा सैलरी 5000 कर चुका है, तो क्या होगा, नहीं कमिट तो अभी भी नहीं किया उसने। और अब हाँ, अभी कमिट नहीं किया, अभी मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। पांच 5000 किसको दिखेगी फिर, 5000 गायब हो जाएगी फिर। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं। अब सुनो, अगर ऐसा होने लगे फिर तो पूरे के पूरे डाटाबेस में तहलका मच जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसको। फिर या तो आप दो यूजर को सोच के चल रहे हो, बहुत सारे यूजर हैं जो डाटाबेस की एक ही टेबल पे एक साथ काम कर रहे होते हैं, और एक्चुअल में डाटाबेस से डाटा को एक्सेस किया जा रहा है। ये कंपनी का एनवायरनमेंट डिस्कस हो रहा है आपके सामने सीधा, डाटा तो डाटाबेस से एक्सेस किया जा रहा है। अगर ये हो जाए कि इसको 5000 दिख रही है उसी बंदे की सैलरी, उसको 6000 दिख रही है उसी बंदे को सैलरी, और है 4000, मतलब बंदा है कि रावण, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक चीज याद रखें, किसी भी डाटाबेस का रूल, जब तक किसी भी रो के ऊपर कमांड चला के उस कमांड को कंप्लीट नहीं कर दिया जाता या ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का मतलब होता है कमिट या रोल बैक से कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, जब तक किसी रो को चेंज करके उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी दूसरा यूजर उस रो के ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड चला ही नहीं सकता। यह होता है एक्सक्लूसिव रो लॉक, ये एक्सक्लूसिव रो लॉक होता है। लेकिन यहां माफी चाहूंगा मैं आपसे, एरर बिल्कुल नहीं आएगी, एरर बिल्कुल नहीं आएगी, यही लॉक है। डेड लॉक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मरा हुआ होता है डेड लॉक। ये थोड़ा कम डेड है, ये बेहोश है,
संजीवनी बूटी से इसकी बात बन जाएगी। जैसे ही मैं ब्लू यूजर पे कमांड चलाऊंगा, सर ये हैंग हो गया, यहीं पर अटक गया, ये हैंग हो गया। अगर मैं 10 दिन भी बैठा रहूं ना आराम से, नहीं इतनी फुर्सत है नहीं वैसे, लेकिन तो भी ये अपने आप से तो कुछ नहीं होना, ये अटक गया अटक गया। क्यों अटक रहा है? दिस इज एक्चुअली वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज टू बी कंप्लीटेड। ये वेट कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं है क्यों अटक गया। यही तो इश्यूज आते हैं डेटाबेस के साथ में। ये अटका बैठा है, अब ये 5 मिनट वेट करेगा, 10 मिनट वेट करेगा, फिर डीबीए के पास जाएगा, सर चल ही नहीं रहा, अटक गया, मैं तो हैंग हो गया, मेरा तो सेशन बिल्कुल हैंग पड़ा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। फिर डीबीए चेक करेगा, भाई हुआ क्या। डीबीए के पास ऑडिटिंग होती है, एक फीचर ऑडिटिंग में चेक करा जा सकता है कि ये तकलीफ क्या है। वो देखेगा भाई साहब जिस रो पे आपने कमांड चलाई है वो रो अभी किसी दूसरे यूजर के पास में लॉक है, ये कुछ नहीं कर सकता। अब जब इसको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ही नहीं मिला है तो कमांड कैसे चला देगा? ये तो बेचारा इस भी हालत में नहीं कि एग्जिट करके बाहर ही हो जाए। वो केबीसी में अमिताभ बच्चन तो क्विट करने का ऑप्शन दे भी देते हैं, ये कुछ नहीं देगा यहां पे, ये तो बस बैठा हुआ है खाली। कब तक? जब तक ये यूजर उस रो को नहीं छोड़ देता। और जैसे ही ये यूजर कमिट कमांड चला देगा, एंटर नहीं प्रेस किया अभी मैंने, मैं रेड वाली स्क्रीन पे हूं और मैं इस पे कमिट कमांड चलाता हूं, ये रो जैसे ही फ्री होगी उसकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। 1 2 3। ये एक्सक्लूसिव रो लॉक था। जिस रो के ऊपर यूजर ने कमांड एग्जीक्यूट कर रखी है वो दूसरा यूजर तब तक उस कमांड के चेंज पे अटका रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ये था रो लॉक। अच्छा, अब आपको इससे ये बात तो पता चला, अब मैं लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उठा रहा हूं यहां पे। अब आपको इससे एक बात पता चल गई है कि जिस भी रो के ऊपर काम किया जाएगा वो रो लॉक हो जाती है, वो रो है आपकी पूरी तरह से लॉक। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, अब जो है एक मैं दोनों पे कमिट कर देता हूं, मैं दोनों या इस पे रोल बैक कर देता हूं। मैं रोल बैक से भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, बस वो रोल बैक हो जाएगा उसके ट्रांजैक्शंस। अभी फिलहाल इसको 5000 दिख रही है और ये जो यूजर है आपका इसको भी 5000 दिख रही है। ये रही पूरी टेबल। अब देखो इनको दोनों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझ के चलो, अब मैं क्या बता रहा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, क्योंकि समय बस और ज्यादा तो इजाजत नहीं दे पाएगा। हेलो स्कॉट या स्कॉट हेलो एक ही बात है। अब ध्यान से समझना, स्कॉट यूजर ने स्मिथ को अपडेट कर दिया, स्मिथ की रो लॉक हो गई स्कॉट यूजर के पास में। क्लियर? हेलो यूजर ने मार्टिन को कर दिया, मार्टिन की रो लॉक हो गई हेलो यूजर के पास में। दूसरी रो को तो कर सकता है, सेम को तो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पास लॉक थी। एक यूजर ने स्मिथ को चेंज करके उसको अपने पास लॉक कर दिया और एक यूजर ने हेलो को, इसको मार्टिन को चेंज करके उसको अपने पास लॉक कर दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ, इसने मार्टिन पे अपडेट कमांड चला दी और ये फंस गया, और उसने स्कॉट पे कमांड चला दी और वो फंस गया। ये डेडलॉक है सर, क्योंकि इनमें से जब दोनों ही फंस जाएंगे तो कमिट तो कोई भी नहीं कर पाएगा, रोल बैक तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ये डेडलॉक है। अब पता चला डेडलॉक क्या है? प्रैक्टिकल देख रहे हैं आज आप डेडलॉक का। इससे पहले जो लॉक था वो शेयर लॉक था, ये डेडलॉक है। ये पूरी तरह से डेडलॉक होगा इसने, और ये करते हैं ना डेडलॉक लाते हैं। ओरेकल के पास इसका सोल्यूशन है। देखिए ओरेकल के 9.9 वर्जन तक, अभी 11G वाले वर्जन पे हैं, ओरेकल के 9.9 वर्जन तक बहुत बड़ा इशू था डेडलॉक, बहुत बड़ा इशू। अगर डेडलॉक आता था तो यूजर फंसे बैठे हैं, फ्री तो कोई भी नहीं हो सकता। डीबीए किसी एक यूजर के सेशन को किल करता था, दैट वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विद स्टिल ओरेकल 9.9 वर्जन। किसी एक सेशन को किल करना पड़ता था। किल करना बहुत अच्छी बात नहीं होती। किल करने का मतलब यह है कि उस यूजर की जितनी भी अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस थी सारी रोल बैक, सब बुड़ गई। गाली खानी पड़ती थी डीबी को डेफिनेटली किसी एक यूजर की। बस समझदार जो डीबी होता था वो बस एक ही काम कर सकता था 9.9 के टाइम पे, कि ऑडिटिंग में जाके पहले चेक कर ले किस यूजर का ज्यादा नुकसान होगा, तो जिसका कम नुकसान हो रहा है उसके सेशन को किल कर देता था। लेकिन किल तो करना पड़ता था, किलिंग इज किलिंग। अब यहां पे कोई चक्कर नहीं है ऐसा, यहां पे बहुत आसान काम है, मैं आपको बताता हूं। अभी देखें, यहां पे देखें, इस यूजर ने स्मिथ की सैलरी के ऊपर कमांड चला दी, इस यूजर ने किसी और बंदे पे इसने कमांड चला दी आपकी, लेट्स सपोज मार्टिन पे इसने कमांड चला दी आपकी, मार्टिन पे। मार्टिन ब्लू के पास लॉक है और स्मिथ रेड के पास लॉक है। अब इसने क्या किया, इसने मार्टिन पे कमांड चला दी और ये फंस गया, अटका पड़ा है बिल्कुल। और उसने
स्मिथ पे कमांड चला दी जबकि स्मिथ उसके पास लॉक चल रहा था, ये फंस जाएगा। लेकिन अब ओरेकल 11G में किल करने की जरूरत नहीं होती है, अब उतना बड़ा टेंशन का काम नहीं है जो 9 में ही होता था। अब जो है वो ये है 5 सेकंड के अंदर अंदर ओरेकल अपने आप से डेडलॉक डिटेक्ट कर लेगा और ओरा 60 एरर आ जाएगी। हम लोगों के यहाँ डीबी डिपार्टमेंट में ये एरर कोड से ही फेमस होती है, ओरा 60। सारे लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, ओरा 60 आ गई तो ऊपर वो हाथ हिला, भाई ओरा 60 आ गई, ओरा 60 आ गई। ओरा 60 आते ही मतलब डेडलॉक की एरर आते ही यूजर्स आर इंस्ट्रक्टेड कि इमीडिएटली कमिट या रोल बैक करें, ट्रांजैक्शन के हिसाब से सेव करना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से दूसरे फंसे बैठे हैं। ओरेकल अब ये करता है कि दोनों सेशन को फंसा के नहीं रखेगा, 5 सेकंड के अंदर अंदर 3 एक ही सेकंड में एरर आ जाती है, अपने आप से किसी एक सेशन को रैंडमली किसी एक सेशन को फ्री कर देगा, किल नहीं करेगा। बस वो ट्रांजैक्शन टूट जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, 1 2 3 4 में ही आ गई ओरा 60 डेडलॉक डिटेक्टेड। किसी का अब दूसरा बैठा हुआ है, दूसरा नहीं फ्री हुआ, अब इसके पास ओरा 60 आ गई तो दिस यूजर विल बी इंस्ट्रक्टेड, भाई जल्दी से कमिट रोल बैक कर, तेरी वजह से दूसरे फंसे बैठे हैं। अगर ये थोड़ा बदतमीज टाइप का है तो फिर डीबीए से डांट ही खाएगा और कोई तरीका नहीं है। ओरा 60 आ गई फिर भी कम वक्त कमिट नहीं कर रहा है तो फिर गड़बड़ है, तो ये यहां पे जाके आपकी कमिट कमांड चलाएगा, तब दूसरा यूजर आपका फ्री हो जाएगा। ये डेडलॉक था और डेडलॉक से बचने का तरीका भी आपने देखा, ओरेकल ने खुद से ये तरीका निकाल लिया है ओरा 60। देख लिया प्रैक्टिकल आज डेडलॉक। ये डेडलॉक है, इसको बोलते हैं डेडलॉक, जहां पे इंटरनल इस तरीके से फंस जाए कि तरीका ही ना बचे। तो पहले थोड़ा सा ये तरीका था जो हम इस तरीके से यूज करके चलते थे, अब समय और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है मुझे आगे की बात करने की, लेकिन हाँ 2-4 मिनट आप कुछ मेरे से पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, जब तक मैं इसको बंद करूंगा। जी सर। हेलो के अंदर क्यों नहीं आ सकता? नहीं, कौन से वाला? डेडलॉक वाला? किसी भी यूजर पर रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली आएगा सर, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, ये बिल्कुल रैंडमली आएगा, इसमें कुछ नहीं देखेगा, ये बिल्कुल रैंडमली आएगा। आप अगर ये आपका, भाई मैं आई एम फ्रॉम एक्चुअली ओरेकल कॉर्पोरेशन, अश्विनी जी आज मुझे लेके आए हैं यहाँ पे सेलकॉम टेक्नोलॉजी से, उनकी डिटेल आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे से डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव टू आस्क सम क्वेरीज और समथिंग। मैं कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर पाता बहुत ज्यादा। एक लास्ट बात आपसे कर लूं मैं जरा, मैं बीच में हो जाऊं तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। देखिए ओरेकल डाटाबेस की लाइन में करियर है, सारे के सारे लोगों को .NET PHP जावा वाली लैंग्वेज में भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते, डेफिनेटली डाटाबेस की लाइन में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसी का इंतजार कर रहा था बहुत देर से कि कोई मेरे से ये तो पूछ ले कि सर फ्रेशर्स के लिए डाटाबेस में वैकेंसी नहीं। सर आपने क्या डाल के सर्च किया था? सुन, एक तो उस बंदे से मिलाओ जिससे सुना यार। अब ये पता नहीं, सब यही बोलते सर हमने सुना है, अब वो कहां से सुनने को मिला ये पता नहीं। मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं छोटी सी, देखिए ओरेकल डीबीए मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज द हाईएस्ट लेवल पोजीशन एट द लाइन ऑफ डेटाबेस। डीबीए से बड़ी पोजीशन होती ही नहीं है। अगर किसी को डीबीए बनना है तो एक फ्रेशर डीबीए नहीं बन सकता, आपको डाटाबेस की लाइन में जॉब करनी है, आपको सीधा सीधा एज अ फ्रेशर डीबीए नहीं बन जाना है। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं किस तरीके से आप डाटाबेस की लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग की तरफ ही जाएं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग की लाइन में कोई नहीं जाएगा। जिनका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है, जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आता है वो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल जा सकते हैं। जिनको लग रहा है कि हमारे पल्ले नहीं पड़ते वेरिएबल कांस्टेंट लूप चलाना, एरे लगाना, हमारे बस की बात नहीं है, डाटाबेस की लाइन में करियर बना सकते हैं। आपका जो पहला स्टेप होता है डाटाबेस की लाइन में मूव करने का, वो होता है क्वेरी एनालिस्ट। जो आपकी सबसे पहली पोजीशन होगी वो होगी क्वेरी एनालिस्ट की पोजीशन। क्वेरी एनालिस्ट की पोजीशन पे आपने क्वेरीज को सोल्व करना होता है। मैंने आज बहुत सारा पार्ट क्वेरी का कवर नहीं करा है क्योंकि जितना समय मुझे मिला था उतने में जो चीजें मैं कवर कर सकता था वो मैंने पूरी कोशिश करी है कवर करने की। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, डेटाबेस आपके पास रहेगा पहले 6 महीने तक क्लोन डाटाबेस। ओरिजिनल डाटाबेस 6 महीने तक कंपनी टच नहीं करने देती। पहले 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है किसी भी डेटाबेस की कंपनी में। ओरिजिनल डाटाबेस पर आप पहले 6 महीने काम नहीं कर सकते, वो क्लोन कॉपी रहेगी। इन केस आपने कोई गलत कमांड चला दी, डाटाबेस का कुछ नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल डाटाबेस सर्वर पे आपको प्रॉक्सी सर्वर पे एक्सेस मिलती है पहले 6 महीने, और आपने क्वेरी सोल्व करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भेजनी होती है। मजेदार होती है ये पोजीशन भी, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं, लेकिन 3-3.5 लाख रुपए का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां तक। 6 महीने के बाद 3-3.5 लाख रुपए पर एनम,
वो मैं ही दे रहा था उतनी इतनी सैलरी यहां पे अभी टेबल बना के, ठीक है ना, कंपनी उतनी उतनी नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोजीशन होती है प्रोजेक्ट लीड, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर जूनियर डीबीए, फिर बनते हैं डीबीए। अगर आप नेट पे डाल के सर्च करोगे ओरेकल डीबीए वैकेंसी फॉर फ्रेशर, तो सर आप करीब करीब ऐसी चीज चेक कर रहे हैं कि सर मीठा मीठा सा नमक ढूंढना है, मिल चुका। मीठा मीठा सा नमक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो डीबीए की वैकेंसी तो बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी होती है, आपको डीबीए सर्च नहीं करना। भाई साहब आप जो कह रहे थे ना कि सर वैकेंसी नहीं, मतलब आप आज फुर्सत में बैठना, सर्च करना ओरेकल एसक्यूएल एनालिस्ट, एसक्यूएल इंप्लीमेंटर, क्वेरी एनालिस्ट, क्वेरी इंप्लीमेंटर, एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल जॉब्स इन ओरेकल, 0 to 6 months एक्सपीरियंस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। डाटाबेस की लाइन में शुरुआत करनी, देखिए एक डाटाबेस की लाइन में जो बंदा होता है, उस सबका टारगेट रहता है कि हम भी ओरेकल जैसी कंपनी में जॉब करें, गूगल जैसी कंपनी में जॉब करें, एक वेल नोन कंपनी में जॉब करें। देखिए शुरुआत में पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं इंपॉसिबल तो नहीं कहूंगा, ऐसी भी बात नहीं है, बड़े सारे लोगों को मौका मिल जाता है, लेकिन एक बार निकल के वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करें। ओरेकल की लाइन में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यहां पे आपके कहने से, मेरे कहने से, कॉलेज के कहने से कुछ नहीं होता। यहां पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन क्लियर करने से होता है। 3 एग्जाम होते हैं आपके पास, IZ0051 जो पहला पेपर होता है आपका एसक्यूएल का पेपर, दूसरा IZ0052 में 11G के सर्टिफिकेशन बता रहा हूं, और तीसरा IZ0053। इन 3 एग्जाम्स के बाद आप ओसीपी बन जाते हो। फ्रेशर को पूरा ओसीपी के तीनों पेपर क्लियर करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 2 पेपर क्लियर कर लेते हैं 5-1 और 5-2, यू विल बिकम ओसीए, ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट। पहला सर्टिफिकेट यूएसए से आपके घर पे पहुंचेगा, ओसीए ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट। अब रूल थोड़ा सा चेंज है, सारी चीज ऑनलाइन एक्सेसिबल है, कोई भी सेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो डीबीए सर्टिफाइड हूं, जरूरत ही नहीं है सर। आप जाओ सीधा ओरेकल सर्ट व्यू पे अपना आईडी क्रिएट करो, वहां पे चेक कर सकते हैं सब कुछ, आपकी सारी डिटेल, आपका फोटो, किस ट्रेनर ने पढ़ाया, किस सेंटर से आपने एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आए थे, कौन से क्वेश्चन गलत करे थे, सारी चीजें ऑनलाइन है। किसी भी कंपनी में जब आप ओरेकल की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, मैं डीबीए नहीं कह रहा हूं, अगेन ओरेकल की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे में सिर्फ आपने अपनी ओसीपी आईडी लिखनी होती है, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल आईडी, जो आपको पहला एग्जाम देते ही मिल जाती है। बस उनको अपना सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी नहीं दिखानी होती, वो ऑनलाइन एक्सेस रखते हैं, चेक कर लेंगे इस ओसीपी आईडी वाले बंदे ने किसके अंडर ट्रेनिंग ली थी, कहां से एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत करें, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन है। जैसे ही आपके 2 पेपर ओसीए कंप्लीट हो जाएगा, ओरेकल की साइट पे सर्ट व्यू है उसका नाम, जो आईडी आपकी क्रिएट होती है, सर्ट व्यू पे आपकी पूरी लिस्टिंग होगी, और ओरेकल उन सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिटेल 5500 एज ऑन डेट 5500 कंपनी के साथ करीब करीब शेयर करता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ओरेकल का लाइसेंस्ड बिजनेस वर्जन 5500 कंपनी के पास है। उन सारी कंपनी के पास में वो डाटाबेस आपका सर्च होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टूडेंट डाटाबेस की लाइन में जा नहीं रहे, एग्जाम दे नहीं रहे हैं, वो डाटाबेस बढ़ नहीं रहा है, कंपनीज को बंदे ढूंढने पड़ रहे हैं। वो क्या करती है कंपनीज, किसी बड़े कैंपस में, बिट्स में, आईआईटीज में जाएगी, बंदों को सेलेक्ट करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, सर्टिफिकेशन कॉस्ट बियर करेगी, तब उनको काम पे लगाएगी। अगर उनको पहले से ही सर्टिफाइड कैंडिडेट मिल जाते हैं तो उनका ये सारा का सारा कॉस्ट बच जाएगा। पहली कोशिश यही रहती है कंपनी के, हमें सर्टिफाइड बंदे मिल जाएं। तो ओरेकल के अंदर सर्टिफिकेट क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू तो आपने क्लियर डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेशन आपको इंटरव्यूअर की चेयर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर तो आपकी नॉलेज करवाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। आज की डेट में इंटरव्यू का क्राइटेरिया पूरी तरह चेंज है। अभी भी अगर आप वही सोच रहे हो कि अच्छा सा कोट वोट पहन के इंटरव्यू के सामने बैठेंगे, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस आरडीएमएस, ऐसा कुछ नहीं होता है इंटरव्यू। हाल फिलहाल में जिसने दिया है या नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं, वो प्रॉपरली कंपनीज के अंदर मशीन राउंड होते हैं, ज्यूरी होती है पूरी 7-7, 8-8 मेंबर्स की, वो आपको सिस्टम पे बैठाएंगे सीधा। एक डाटाबेस, अगर डाटाबेस का इंटरव्यू चल रहा है तो डाटाबेस पढ़ा होगा, बताएंगे वैसे भी इसका बैकअप लेके दिखाओ, एक टेबल स्पेस बना के उसके अंदर टेबल क्रिएट करके दिखाओ, आप यहां पे एसजीए की स्ट्रक्चर पूरी पूरी क्रिएट करके दिखाओ। ये करना है, जिसने कर दिया ठीक है, इज इन, एल्स वी विल लेट यू नो एंड दे विल नेवर लेट यू नो। प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करके चलना है, थ्योरी पे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी क्लियर करने की टेंशन है, एग्जाम भी पास आपने होने हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल भी पढ़नी है, बहुत सारी चीजें। रुक्मणी देवी कॉलेज की इस मामले में मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, मेरे करीब करीब 1 साल के अंदर 150-200 के आसपास सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस में,
जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ के बच्चों का मिलता है और जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ के बच्चों से नजर आते हैं, मेरी दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, स्टेज पास दूसरी बार खड़ा हुआ हूँ, वो मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा एक बार कम से कम, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉलेजेस से ये वाला रिस्पॉन्स नजर नहीं आता। ये वाला रिस्पॉन्स बहुत सारे कॉलेज से नजर नहीं आता है। सारे कॉलेज में बात नहीं, मतलब मैं तो अपने पूरे के पूरे एंथुजियाज्म के साथ में सब कुछ बताता ही हूं, लेकिन क्वेश्चन रेज मैं जहां पे भी सेमिनार चलती है 500,000 कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा पाथ चाहिए होता है कि मैं पीछे तक जा सकूं, बच्चों के बीच में कम से कम पीछे तक जा सकूं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां तक पहुंच सकूं मैं, लेकिन क्वेश्चन तो कम से कम आपकी तरफ से निकल के आने चाहिए। मेरे लिए 1.5-2 घंटे का टाइम बहुत कम है ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर ओरेकल डाटाबेस की लाइन में करियर बनाने का किसी का भी विचार है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपनी लाइन चेंज करो। अगर कोई डाटाबेस में नहीं, जावा में या एंड्रॉयड में या किसी और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के बारे में सोच रहा है, तो उस तरफ जाएं। जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो डाटाबेस से ये सोच के ना भागें कि डाटाबेस में फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, डाटाबेस में तो नाइट शिफ्ट होती है, डाटाबेस वाली लाइन तो लड़कियों के लिए नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां ओरेकल में रिलायंस के 16 सर्वर लगे हुए हैं, 16 सर्वर पे 64 डीबीएस काम करते हैं। कैन यू बिलीव, उनमें 45 गर्ल्स हैं। 65 में से डीबीएस की पोजीशन पे 45 गर्ल्स हैं जो उन डाटाबेस को हैंडल कर रही हैं पूरी की पूरी। ओरेकल इंडिया की बात करूं मैं, यहां पे दिल्ली एनसीआर में तो खैर करीब करीब होंगी मेरे ख्याल से 20-25 उन सर्वर्स के हिसाब से, लेकिन बेंगलोर में, हैदराबाद में जो सर्वर्स लगे हुए हैं, एक सर्वर पे 5 डीबी होते हैं यूजुअली। एक सर्वर में 4 तो आपके नॉर्मल डीबी होते हैं, एक बैकअप डीबी रखा जाता है। 8-8 घंटे के सर्वर कभी डाउन नहीं होता, सर्वर हमेशा चलता है। लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आया है, नेटवर्किंग में सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट बढ़े हैं, डाटाबेस 11G में सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट बढ़े हैं, कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग करती है। मैं वर्किंग डे पे यहां आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि दिसंबर 2012 से मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूं, मैं ऑफिस जाता ही नहीं। मुझे सिर्फ अटेंडेंस के लिए वीक में 1 बार या 2 बार जाना होता है। पूरी एक्सेस घर पे मिली हुई है, पूरे सर्वर को वहीं से एक्सेस करके सारे के सारे काम करे जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी है कि बीच में नेटवर्क पे डाटा को हैक करने के चांसेस नहीं रहते। ये फैसिलिटी सबके पास है, आप प्रॉपर अपने टाइम को यूटिलाइज करके चल सकते हैं। लेकिन डाटाबेस की लाइन में करियर बनाने के लिए ये मान के चलें कि अगर एक फ्रेशर बनाता है तो 2 साल में डीबीए की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो। मैं ये नहीं कहता कि हर एक कंपनी में ही रोल होता है, कंपनी में डाटाबेस का काम ही नहीं है कुछ भी, ऐसी कंपनी में आप लगे तो वहां तो 3 साल भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, हो सकता है वहां से स्विच कर जाओ। लेकिन 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप किसी अच्छी कंपनी में डाटाबेस की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। डाटाबेस की लाइन में मूव करने के लिए मेरी किसी हेल्प की जरूरत पड़े किसी भी लेवल पे, डेफिनेटली यू कैन गिव मी अ मैसेज, कोई इशू नहीं है, इट विल बी सॉल्व्ड। कॉल्स मैं यूजुअली रिसीव नहीं कर पाता, मेरा फोन ज्यादातर ऐसे ही रखा हुआ रहता है किसी सेमिनार में, किसी क्लासरूम में। फोन तो मैं ज्यादातर इन्हीं काम में रहता हूं, तो क्लासेस में मैं फोन रिसीव बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन मैसेजेस के रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं। कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपने पूछना है, टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछना है, यू कैन डू दैट। व्हाट्सएप बहुत बढ़िया तरीका आजकल तो, और ओरेकल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एरर आ गई, फोटो खींचा सेंड कर दिया, सर ये एरर आई थी बताओ। सबसे बढ़िया तरीका होता है डाटाबेस की लाइन में तो काम करने का। प्रोफेशनल लोग हो तो प्रोफेशनल तरीके से आप एक्सेस करें। मेरे से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मैम मुझे बड़े गंदे गंदे नजर से देख रही हैं अब कि बंद करो, अगले बैच भी है इनके, फिर क्लास भी चलनी है। भाई साहब सिस्टम ऑफ कर दें अब आप, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी तो डन। आई गेस